अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी है जो कपास खरीदती है, फिर धागा बनाती है, उसके बाद में कपड़ा बनाती है और उसके बाद में गारमेंट बनाती है और फिर ये सारे प्रोडक्ट को वो दुनिया भर में बेचती है, तो आप कहेंगे इसमें खास क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसी बिजनेस मॉडल ने कुछ निवेशकों का पैसा 100 गुना तक कर दिया है, तो आज की कहानी किसी आईटी कंपनी की नहीं है, ना ही किसी डिफेंस कंपनी की है, बल्कि ये एक टेक्सटाइल कंपनी की है। नाम है केपीआर मिल्स। देखिए, भारत में अक्सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ही बोरिंग माना जाता है। लोगों का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या ही ग्रोथ मिलेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट का इतिहास बताता है कि असली पैसा वहीं बनता है जहां काफी कम लोग होते हैं, मतलब लोगों की नजर वहां नहीं पड़ती। और केपीआर मिल्स शायद उन्हीं हिडन कंपनीज में से एक है। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में। डे 23। साल था 1984 और भारत के तमिलनाडु में एक टेक्सटाइल कंपनी की शुरुआत हुई। इनके पास कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई बड़ी ब्रांडिंग थी, साथ में कोई मार्केट हाइप भी नहीं थी। बस इनके पास एक विजन था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे एफिशिएंट बनना है। अब उस समय की जो टेक्सटाइल कंपनीज थी वो सिर्फ एक ही काम करती थी, कोई यार्न बनाता था, कोई फैब्रिक बनाता था और कोई गारमेंट बनाता था। लेकिन केपीआर मिल ने सोचा क्यों ना पूरी वैल्यू चेन को अपने पास रखा जाए, और यहीं से पूरा खेल बदल गया। कंपनी ने कॉटन से लेकर रेडीमेड गारमेंट तक पूरा अपना इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, मतलब कच्चा माल भी इनका और इनका ही प्रोडक्शन, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही तेजी से बढ़ गया। और जब इस इंडस्ट्री में मंदी आई तो जहां दूसरी कंपनियां अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं इस कंपनी की जो ग्रोथ है बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। तो आइए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, केपीआर मिल इंडिया की लार्जेस्ट अपैरल मैन्युफैक्चरर है, जो यार्न भी बनाती है, नीटेड फैब्रिक भी बनाती है और रेडीमेड गारमेंट भी बनाती है, और साथ में ये वाइन पावर के बिजनेस में भी एंट्री ले रही है। अब इनके हम लोग प्रोडक्ट देखें तो इनके पास बहुत ही वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में ये पावर जनरेशन इंडस्ट्री में भी अपनी जो सब्सिडीज हैं वो लॉन्च करें, जिससे इनका प्रॉफिट जो है बहुत ही तेजी से इंक्रीज होगा। अब इनका हम लोग टेक्सटाइल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो कंपनी टेक्सटाइल एंड अपैरल में 100% कॉटन प्रोड्यूस कर रही है, और इसके लिए इनके पास 6 स्पाइनिंग मिल्स हैं, जहां से ये विस्कोस यार्न और बहुत सारी जो कॉटन यार्न होते हैं वो प्रोड्यूस कर रही है और उसको सेल कर रही है। साथ में ये फैब्रिक्स भी बना रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 40,000 मैट्रिक टन की है, और इनके पास 2 प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जिसकी कैपेसिटी 25,000 और एक की 30,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी वाले इनके पास 2 फैसिलिटी है। और ये गारमेंट्स भी बना रहे हैं, इनके पास 4 गारमेंट फैसिलिटी है, जहां पे 177 से लेकर 204 मिलियन पीसेस एनुअली ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको ऑल ओवर इंडिया में सेल कर रहे हैं। अब इनका जो हम लोग रेवेन्यू देखें तो टेक्सटाइल से 81%, सुगर से 17% और अदर रिसोर्सेज 2% रेवेन्यू इन्होंने FY25 में जनरेट किया था। अब इनकी हम लोग जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो भारत के 9 स्टेट्स में ये डील कर रहे हैं, और इंडिया के साथ ये लगभग 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से ये डील कर रहे हैं। इनका डोमेस्टिक से 63% रेवेन्यू और एक्सपोर्ट से 37% रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था FY25 में। अब खाली एक्सपोर्ट में देखें तो यूरोप से इन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था 47% का, नॉर्थ अमेरिका से 21% का, ऑस्ट्रेलिया से 25.5% का, और ऑल ओवर जो एशिया वहां से 6.5% का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। इनकी रिटेल ब्रांड भी है, जिनको इन्होंने फैसो नाम दिया हुआ है, और उसके अंदर इन्होंने ट्रंक्स, बॉक्सर, शॉर्ट्स, जिम वेयर्स, ये सारी चीजें इन्होंने जो मतलब क्या है इनके प्रोडक्ट है और उसको सेल कर रहे हैं। और ये कुछ इनके ऐसे प्रोडक्ट है जो 100% ऑर्गेनिक कॉटन बेस्ड है, और उसको ये सेल कर रहे हैं अपनी ब्रांड के अंदर में। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी दूसरों को भी प्रोडक्ट दे रही है, साथ में अपनी ब्रांड के अंदर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि यहां से इनका जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी तेजी से इंक्रीज होगा। इनका जो कस्टमर बेस है वो भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इनके पास 1300 रेगुलर डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, और इसमें ये कंट्रोल कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारी दे रहे हैं, और ऑल ओवर 60 कंट्रीज में ये अपने अपैरल को जो कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी सब्सिडीज देखें तो इनके पास टोटल 7 WOS सब्सिडीज है। अब यहाँ पे हम लोग इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो यार्न लगभग 1 लाख मैट्रिक टन निकाल रहे हैं। वॉटेक विस्कोस जो यार्न है वो 10,000 से 10,500 मैट्रिक टन है। निटेक गारमेंट का यहाँ 204 मिलियन है। फैब्रिक प्रिंटिंग का इन्होंने 15,000 मैट्रिक टन है। फैब्रिक प्रोसेसिंग का 30,000 मैट्रिक टन है, और निटिंग का 40,000 मैट्रिक टन है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये बना रहे हैं, और उसी हिसाब से इसको सेल भी कर रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। साथ में कंपनी 2 और नए सेक्टर में अपना काम कर रही है, एक शुगर इथेनॉल जो इस समय काफी ज्यादा डिमांड है, और दूसरा वाइन पावर। तो शुगर और इथेनॉल से लगभग ये क्रशिंग में 20,000 TCD का प्रोडक्शन कर रही है, और इथेनॉल से 20,000 किलो पर DD का ये प्रोडक्शन कर रही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत चीज है, क्योंकि यहां से इनका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। और पावर में देखें तो वाइंड एनर्जी 61.922 63 मेगावाट का जो इनका है वाइंड पावर भी है, और कोजेन का 93 मेगावाट है, और रूफटॉप सोलर में 40 मेगावाट का इनका जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में भी काम कर रही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इनके पास मल्टीपल वेज हो गए अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। देखिए, कोई भी कंपनी अगर एक ही रेवेन्यू सोर्स पर डिपेंडेंट है तो उससे ये होगा कि अगर उसमें मंदी आ गई या उसमें इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनको क्या है, मतलब लॉस सहना पड़ेगा, या उस समय उनको देखना पड़ेगा कि उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे और चीजें थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन अगर कंपनी कोई है जो 3-4 जगह से अपना रेवेन्यू जनरेट करी तो वो बहुत अच्छी चीज है। एक जगह मंदी है तो दूसरी जगह से वो अपना जो
रेवेन्यू है उसको वो कवर कर लेंगे, दूसरी जगह भी आएंगे जो तीसरी जगह कवर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हैं तो। अब यहाँ देखिए कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी को कंटिन्यू एक्सपांड कर रही है, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में, इथेनॉल में, हर जगह से ये क्या कर रही है अपने जो इनकी जो टोटल कैपेसिटी है उसको एक्सपांड कर रही है। यहाँ पे देखिए हम लोग तो टेक्सटाइल में ये लगभग 30,000 मैट्रिक टन से 25,000 मैट्रिक टन ये अपना जो टेक्सटाइल का है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। गारमेंट में देखें तो लगभग 30 मिलियन मतलब पर पीसेस पे ये पहुंचने वाले हैं, 30 मिलियन पीसेस गारमेंट कैपेसिटी बनाने वाले हैं FY26 के एंड तक में। इथेनॉल के लिए इन्होंने 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कैपेक्स किया हुआ, ताकि इनकी कैपेसिटी 120 से 250 तक पहुंच चुके। अब इसमें इथेनॉल पे ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस समय जो ब्लेंडिंग चल रही है इथेनॉल्स की पेट्रोल व्हीकल्स में, उससे ये कंपनी को फायदा होगा और इससे ये फायदा लेना भी चाहते हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं इथेनॉल में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे कैपेक्स कर रहे हैं। अब कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स देख लेते हैं तो थोड़ा सा में और पिक्चर क्लियर होगी, समझ में आएगा। तो देखिए इनका जो मार्केट कैप है वो 36,431 करोड़ का है और हाई कंपनी का 1257 और लो जो है 796 का है। अब इनका बुक वैल्यू देखें तो 167 का है और बुक वैल्यू से जो इनकी प्राइस है वो थोड़ी सी ज्यादा पे ट्रेड करी, मार्जिन ज्यादा है। अब इसका आरओसी देखें तो 20.2% का है और आरओई 16.2% का, जो काफी अच्छा है। और इनका स्टॉक का पी देखो 42 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का भी 24.4 पे, मतलब यहां से थोड़ा सा हमें वैल्यूएशन महंगी लग रही है। इनका डेट टू इक्विटी देखो 0.1 का है, टोटल डेट जो है 596 करोड़ का है। तो इतने ज्यादा मार्केट कैप में अगर ये डेट है तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इनका ओपीएम मार्जिन 19.1% का है, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 19 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को देखें तो 8.66% और सेल्स ग्रोथ देखें तो 4.1%। मतलब यहाँ पे कंपनी भले अपना जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रही है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस कर रही है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, ये कंपैरेटिवली लो है, थोड़ा सा ये यहाँ पे लो दिख रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा हमें और समझ आएगा कि इसमें कौन कौन इन्वेस्टेड है। तो यहाँ देखें तो प्रमोटर 74.78% होल्ड करते हैं, तो उन्होंने फिर कुछ अपनी मार्जिन में डिक्रीज किया था, 74.73 पे आए, 70 पे आए और इस समय ये 67.52% होल्ड कर रहे हैं। और जो एफआईज थे उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है, 6.49 से 6.64 की है लेटेस्ट क्वार्टर में। और जो डीआईज है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी बढ़ाई, 19.18 से 19.47 की है। और जो गवर्नमेंट इसमें 0.01% की होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, 6.3% की है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर वो काफी ज्यादा है, 1,23,029 लोग हैं जो इसमें इसके इन्वेस्टर बने हुए हैं। अब यहाँ असली सवाल यह है कि अगर केपीआर मिल इतनी अच्छी कंपनी है तो इसके बारे में हर कोई जानता क्यों नहीं है। देखिए, क्योंकि केपीआर मिल जो है वो शोर नहीं मचाती बल्कि काम करती है। ये वो कंपनी नहीं है जो हर दिन न्यूज की हेडलाइन में दिखे, ये वो कंपनी है जो अपना बिजनेस बनाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है और अपने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करती है। कंपनी ने गारमेंट्स के बिजनेस में अपनी काफी मजबूत पोजीशन बनाई है और अब धीरे धीरे कंपनी इथेनॉल और वाइन पावर के बिजनेस में भी एंट्री ले रही है। अब सोचिए, एक टेक्सटाइल कंपनी जो इथेनॉल और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी काम कर रही है, लेकिन अधिकतर लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पूरी तरह से ग्लोबल डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। अगर यूएस और यूरोप से इनकी डिमांड कम हुई तो इसका असर डायरेक्टली कंपनी के ऊपर पड़ सकता है और साथ में एक्सपोर्ट के बिजनेस में करेंसी फ्लक्चुएशन का भी असर देखने को मिलता है। यानी इनकी कहानी ऊपर से जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी आसान है नहीं। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये जो कंपनी है ये बिजनेस, क्वालिटी और ग्रोथ तीनों सेगमेंट को एक साथ अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। इस कंपनी की एक और सबसे खूबसूरत बात, ये कोई ट्रेंड पे नहीं चल रही है, ना ही एआई, ना ही डिफेंस और ना ही ईवी, लेकिन फिर भी ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी क्वांटिटी में वेल्थ क्रिएट करके दे रही है। और मुझे पर्सनली ऐसी कंपनियां ज्यादा पसंद है जो सोशल मीडिया हाइप से नहीं बल्कि अपने बिजनेस से बहुत ही तेजी से ग्रो करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अक्सर पैसा स्पीड से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से बनता है। अब यहाँ फैसला आपका है कि आप क्या करोगे। बाकी आपको क्या लगता है कि ये कंपनी अगले 10 साल में भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी या फिर यहाँ इसकी ग्रोथ रुक जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बाकी कल फिर मिलते हैं डे 24 में एक नए हिडन कंपनी के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।